Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक, शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और अब शुरुआत में हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं अर्जुन चौधरी। Domestic stocks have declined by more than 1%. Sensex closes below 57,700 points. Nifty settles below 17,200 points. Rupee weakens by 18 paise against the US dollar. Major global equity indices log gains and Brent crude oil prices rise to $71.70 per barrel. घरेलू शेयर बाजार 1% से अधिक की गिरावट में रहे। सेंसेक्स 57,700 के नीचे और निफ्टी 17,200 के नीचे हुए दर्ज। रुपया डॉलर के मुकाबले 18 पैसे की गिरावट में रहा। प्रमुख शेयर बाजारों में बढ़त आई और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य बढ़कर $71.70 प्रति बैरल दर्ज हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी आज 1% से अधिक की गिरावट में रहे। अंतर्राष्ट्रीय संकेत सकारात्मक रहने के बावजूद दोनों सूचकांकों में गिरावट आई। सेंसेक्स 57,700 के नीचे बंद हुआ और निफ्टी 17,200 के स्तर से नीचे आ गया। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.31% की मंदी से 765 अंक की गिरावट दर्ज करते हुए 57,696 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.18% की गिरावट दर्ज करते हुए 205 अंक कम होकर 17,197 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां प्रदर्शन बेहतर था। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.01% की मामूली गिरावट दर्ज हुई और स्मॉल कैप सूचकांक 0.33% बढ़कर बंद हुआ। Sensex and Nifty today tumbled more than 1%. Both stock indices fell, even as the cues from the global stock indices were positive. Sensex closed below 57,700 level, while Nifty settled below 17,200 points. The BSE Sensex plunged 765 points, 1.31%, to trade at 57,696. The NSE Nifty also declined by 205 points, 1.18%, to trade at 17,197. In the broader market at the BSE, the mid-cap and the small-cap indices performed better than the Sensex. Mid-cap index slipped marginally by 0.01%, while the small-cap index rose 0.33%. In the Sensex pack, shares of 4 companies gained, while 26 logged losses. Lawson and Tubro gained by 0.7%, and IndusInd Bank rose 0.6%. On the other side, Power Grid Corporation was the top loser, as it declined 4%, followed by Reliance Industries, which lost 3.1%. Kotak Bank tumbled by 2.6%, while Asian Paints and Tech Mahindra both fell 2.3%. In sectoral indices, 16 out of the 19 sectors logged losses. Capital goods logged gains of 0.8%, industrials climbed 0.3%, and basic materials added 0.2%. On the other hand, energy stocks plunged 2.3%, while FMCG and BankX both tumbled 1% each. The overall breadth of the BSE trade was positive, as shares of 1,765 companies gained, while 1,500 fell. Shares of 132 companies remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 18 पैसे की गिरावट दर्ज करता हुआ 75.17 प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक बिना किसी खास बदलाव के 96.16 पर था। पुनीत, इस महीने की शुरुआत काफी अच्छे नोट पर हुई थी और आज सुबह भी बाजार मजबूती के साथ खुला था, लेकिन आज हमने फिर मंदड़ियों को हावी होते हुए देखा है बाजार पर। क्या लगता है आपको, क्या कारण रहे प्रमुख आज की गिरावट के? सुनो, देखिए, जैसे आपने कहा कि बाजार की जो शुरुआत हुई थी इस महीने की 1 दिसंबर की, वो अच्छी हुई थी, लेकिन उससे पहले दिन ही इनफैक्ट नवंबर की जो लास्ट डे ट्रेडिंग था, बहुत भारी गिरावट हमने बाजार में देखी थी। तो पूरा सप्ताह बाजार में काफी उतार चढ़ाव ये बाजार में रहे हैं। और देखिए, आज जैसे हम बात कर रहे हैं कि बाजार गिरा, लेकिन अगर हम पूरे सप्ताह को नजर डालें तो करीब निफ्टी और सेंसेक्स 1% ऊपर रहे हैं। और ये पिछले 2 सप्ताह लगातार जो गिरावट के बाद ये सप्ताह था उसमें पॉजिटिविटी रही। लेकिन मैं ये कहूंगा कि
ये अभी बहुत कहना मुश्किल है कि बाजार का ट्रेंड क्या है, क्योंकि ये बात साफ है कि बाजार में अभी बहुत अनसर्टिनिटी है, काफी कंसर्न्स हैं, और जिसके चलते हम ये उतार चढ़ाव देख रहे हैं। और करीब करीब रोज ही बाजारों में हम 1% से ज्यादा की उतार देख रहे हैं, या वो चढ़ रहा है बाजार। तो मुझे लगता है कि बाजार में आने वाले समय में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि कई इकोनॉमिक कंसर्न्स हैं, कोविड को लेकर चिंताएं हैं, और जो विश्व के बाजार है वहां भी हम ये ऐसा ट्रेंड देख रहे हैं। हालांकि मैं एक जरूर अंडरलाइन करना चाहूंगा बात कि जो ब्रॉडर मार्केट है, यानी जो स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स है, वहां पर हम काफी स्ट्रेंथ देख रहे हैं। कुल मिलाकर हमें लगता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो जो काफी हैवी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और सेलिंग कर रहे हैं, उसका असर लार्ज कैप स्टॉक्स पे ज्यादा आ रहा है, और इसीलिए इंडेक्स में गिरावट है। Puneet, another factor being cited is the fall of Reliance Industries by 3%. Now, Reliance Industries has a 13% weightage in the Nifty 50 and 12% weightage in the Sensex 30 stocks. So do you see that as a factor, either profit booking or short selling, but has brought down the index by 1.3%? Definitely. Reliance today was the top loser along with Power Grid Corporation and Kotak Mahindra Bank. See, Kotak Mahindra Bank also fell 2.55% and it has large weightage in the index. So, like I said earlier, it appears that these large cap stocks where foreign investors are large holders, they are facing a lot of selling. And that is where we find sudden fall in stock prices. But of course, in the past also we have seen that these very stocks, they contribute to rise in the index because of their in a sense, very large weightage in the indices. So clearly, markets are right now, I would say they are kind of hostage to these large cap stocks, which have large weightages, and they kind of dictate the sentiment in the market. So, like I said earlier, these markets are they change from day to day. We are finding the sentiment being very volatile. And that's what we are, I think that's what we have to learn to live with, at least for next few weeks. So, Puneet जी, ऐसे में जब वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है, एक्चुअल जो इंडेसेस हैं उनमें वॉलेटिलिटी है, और जैसा आप कह रहे हैं सेंटिमेंट भी वॉलेटाइल है बिकॉज ऑफ द चेंजिंग सिचुएशन, चाहे वो कोविड को लेकर हो, ओमिक्रॉन को लेकर हो, या इन्फ्लेशन को लेकर हो, ऐसे में जो निवेशक है उनका क्या रुख होना चाहिए, किस तरह से उन्हें अप्रोच करना चाहिए बाजार को? दो जो सेगमेंट्स हैं निवेशकों के, एक जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है और एक जो बाजार में आना चाहते हैं और शायद इस गिरे हुए लेवल पर एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। सुन, देखिए, पहले जो लोग बाजार में नया निवेश करना चाहते हैं, नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको मैं यह सलाह देना चाहूंगा कि वो बाजार में एंट्री जरूर कर लें, क्योंकि यदि हम इंतजार करते रहेंगे कि बहुत बड़ी गिरावट होगी और हम इन्वेस्ट करेंगे तो शायद वो समय कभी नहीं आता। तो लेकिन उन्हें जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए वो स्लोली करनी चाहिए, जैसे SIP के थ्रू कर सकते हैं वो बाजार में, जिसे आप कह सकते हैं दे कैन टेस्ट द वाटर्स, थोड़ा थोड़ा वो निवेश करते रहें, और जैसे जैसे उनका निवेश आगे बढ़ेगा उनको कॉन्फिडेंस भी रहेगा और नई अपॉर्चुनिटीज भी उनके सामने आएंगी। जो निवेशक ऑलरेडी बाजार में इन्वेस्टेड हैं उनके लिए मेरी सलाह ये रहेगी कि वो जहां पर उनको अच्छा मुनाफा आ रहा है, कुछ मुनाफा वहां बुक करने में कोई नुकसान नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग स्मॉल इन्वेस्टर्स को भी करनी चाहिए, जहां पर उनको लगता है कि शेयर्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और उस पैसे से वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने का मौका भी मिलेगा। तो ये जो वॉलेटिलिटी है ये एक तरह से इन्वेस्टर्स की फ्रेंड भी हो सकती है। यदि आप समय पर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और इंतजार करते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मुझे लगता है अगला एक वर्ष बाजारों में काफी उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन एक नया अपॉर्चुनिटी का वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और यदि आप देखें एक बियॉन्ड वन ईयर, तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा बाजार में वहां पर हमें काफी गेन हो सकता है। And we'll continue our discussion with our market expert Puneet Jain on Market Mantra. But before that, we'll take a very short break. So please stay tuned on Market Mantra. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि आंख झपक जाए और हम सर बीत जाए। अरे छोटे, मतलब ये कि अगर आप निवेश करने के बाद उसे भूल जाएंगे तो उसे बेहतर बनाने के मौके आके चले जाएंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, निवेश के बाद उस पर निगरानी रखिए, आंखें मूंद कर सोते मत रहिए। छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
Welcome back to Market Mantra, and let's join our market expert Puneet Jain on discussion about market performance today. Puneet, you were just responding to a question by my co-anchor regarding what the Robinhood investors are doing, the small investors, and another factor being cited behind the lack of investor sentiment has been the failure of the IPO launch of Star Health and Allied Insurance, which is backed by Rakesh Jhunjhunwala. It was subscribed 79%, and in fact, your institutional investors were fully subscribed, but your non-institutional investors were not interested. So how do you see the IPO market and investor sentiment coming next week? So, Arjun, definitely I think retail investor sentiment will get hit by this shortfall in subscription for Star Health, which was a very marquee IPO because very large investors' names, not just Mr. Jhunjhunwala, the other very large institutional investors had also put in a lot of money, even as angel investors at the current valuation. So clearly, I think investors, retail investors particularly, are taking a breather, and because there is a spate of issues coming to the market right now. We are witnessing huge amounts of money being raised in the market, and that has led to some kind of an oversupply of IPOs in the market. So I think investor sentiment is somewhat taking a breather. And like I said, this market has run up a lot. It needs a breather. Investors need to relook at where they stand in terms of valuations and then prepare for the next leg of this market. So I think that is also true for IPOs. Probably the next segment or the next leg could be around when LIC hits the market somewhere in January, February, and that could be the time when retail investors return to the market in big numbers. पुनीत जी, एक और ज्वलंत मुद्दा इन्फ्लेशन यूएस में 30-year हाई पे है, यूरोप में रिकॉर्ड हाइज पर है. हमारी सिचुएशन कंपैरेटिवली आपको लगता है अंडर कंट्रोल है? सीपीआई जो हमारा मेन मेट्रिक है, वो आरबीआई की जो रेंज है 2 to 6% उसमें लगातार बना हुआ है कुछ महीनों से, और ऐसे सिचुएशन में जहां पेट्रोल और डीजल के दाम भी काटे गए हैं, डोमेस्टिक प्राइसेस में रिलीफ दिया गया है, लेकिन इंटरनेशनली प्रेशर्स हाई है प्राइसेस पर. आरबीआई का क्या रुख आप देख रहे हैं आने वाली उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें? तो देखिए, इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है सभी सेंट्रल बैंक्स के लिए, और हमने देखा है कि अमेरिका में बल्कि पिछले कुछ दिनों में जो यूएस फेडरल रिजर्व है, उनके जो जेरोम पवेल जो उनके चेयरमैन है यूएस फेडरल रिजर्व के, उन्होंने अपनी पूरी लाइन जो है, जो उनकी थिंकिंग थी वो बदली है, और उन्होंने अब ये कहा है कि इन्फ्लेशन परसिस्ट कर रहा है. पहले वो कह रहे थे ट्रांजिटरी है, यानी ये इन्फ्लेशन जल्दी चला जाएगा, लेकिन अब उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, मुझे लगता है ये जिद्दी इन्फ्लेशन है और हमें इसके लिए कड़े कदम उठाने पड़ेंगे. तो डेफिनेटली जो इजी लिक्विडिटी की एक पॉलिसी रही है बाजारों में पिछले 2 वर्षों में, मुझे लगता है वो इजी लिक्विडिटी की पॉलिसी में बदलाव आएगा और लिक्विडिटी विड्रॉ करेंगे बैंक. आरबीआई के पास भी कम चॉइस है. इनफैक्ट आरबीआई ने तो सोनू काफी दिन पहले शुरू कर दिया है लिक्विडिटी विड्रॉ करना. पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में भी उन्होंने बताया था कि वो लिक्विडिटी को धीरे धीरे कम कर रहे हैं. हालांकि वो इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ा रहे अभी. आई थिंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में भी समय है, लेकिन जो सरप्लस लिक्विडिटी है सिस्टम में उसको वो कम करना चाह रहे हैं. प्लीज Puneet, just coming back to the markets, do you think there is arbitrage by the FIIs who have been net sellers at least for the first 3 days of this December? And are they investing in markets like China or the other Asian markets or the US market or the European markets, just hedging their position, taking out the money, the investments from our market right now, pulling it and investing it there? Do you think there are arbitrage positions right now by the FIIs? So, it is true that some large institutions have done a rebalancing of the portfolio in Asia, largely because Indian stocks have gone up a lot. And so, therefore, they are booking profits and trying to bring down the weightage in the portfolios. And they have reinvested some part of that money in China. But I don't think this is a long-term trend. This is merely a technical rebalancing of the portfolios because India portfolio has done very well for them. In the long term, if you look at the prospects, they have very good prospects in India, and in fact,
very leading investors have said so today. Mark Mobius has said that India continues to be a very attractive market. So my own sense is that this rebalancing is only temporary and transitory. And I think going forward, FIIs will allocate more and more money to India because India is a free market. I mean, China, they don't know what is going to come next. Tomorrow morning, there can be a huge turnaround in the policy. So I think Indian market is very promising for them. And Puneet, पिछले साल जब कोविड शुरू हुआ था तो एकदम से इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा हिट हुआ था और बाजारों को भी हिट हुआ था. हालांकि जो स्टेप्स उठाए गए उससे वो फिर रिवाइव हुआ है, बहुत जल्दी रिवाइवल हुआ. इनफैक्ट पिछले लेवल्स को सरपास किया मार्केट्स ने. तो अभी आपको क्या स्थिति लगती है अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है, अभी जो सिचुएशन है, अगर वो गंभीर होती है, आपको लगता है कि अब हम लोग कहीं ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं उससे डील करने में, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर? बिल्कुल सोनू, इसमें तो कोई शक नहीं है. देखिए, सबसे पहली बात जो आपने बताई और हमने अभी पढ़ी थी, जीडीपी का डेटा आया था कि जो इस क्वार्टर का जीडीपी था, पहली बार दोबारा से वो प्री कोविड लेवल को इन नॉमिनल टर्म्स वो उसको क्रॉस किया. 35 लाख करोड़ रुपए का जीडीपी इन नॉमिनल टर्म्स वो दोबारा से प्री कोविड लेवल पे पहुंचा है. ये मुझे लगता है एक माइलस्टोन है इकोनॉमी के लिए, कोविड से निकलने के लिए. और ये बात साफ है कि आने वाले समय में अब इकोनॉमी और पूरा जो सिस्टम है वो काफी बेहतर प्रिपेयर्ड है कि यदि कोई डिस्ट्रप्शन होती हैं तो हम इनको बेटर टैकल कर पाएंगे. वी डोंट नीड लॉकडाउन लाइक वी डिड लास्ट ईयर. तो मुझे लगता है कि ये उतना बड़ा झटका इकोनॉमी को नहीं लगेगा जितना लास्ट ईयर लगा था. पर कोविड कंटिन्यूज टू बी अ चैलेंज, नो डाउट. और अभी भी डिसरप्टेड है, सप्लाई चेन डिसरप्टेड है. उसको नॉर्मलाइज होने में 3 से 6 महीने लग सकते हैं मुझे लगता है. और बट आई थिंक इकोनॉमी इज मच बेटर प्रिपेयर्ड नाउ. Puneet, do you think the calendar effect will stay true? Because May to November is supposed to be the period when the markets fall. The reverse has happened with our markets, have gone up. But from December to April, when the markets are supposed to go up, the markets are falling right now. On a Friday in the week, the markets are supposed to go up, and Monday it's supposed to come down. The reverse is happening. So how would you describe these kind of trends? So, Arjun, what you have said is generally true for markets. So, I would say in 6 out of 10 instances, these are the trends that we observe. However, my own experiences in markets can go in different directions, particularly in years when they have gone up or gone down a lot. So this year we have seen the markets go up a lot in the first 9 months of this financial year. So my own sense is that we can't rely on past trends to see where this market is headed. Again, I say this is a time of great uncertainty in the market and a lot of volatility. So it will be better to be cautious and look at what is happening on a daily basis rather than rely on past trends, because these are special days in a sense. अगर हम पास्ट ट्रेंड्स की बात करें तो इंडियन मार्केट्स ने जो रीसेंट ट्रेंड है आउट परफॉर्म किया है पूरे इमर्जिंग मार्केट स्पेस में. आपको लगता है ये ट्रेंड शायद आगे भी जारी रहेगा? भारतीय बाजार सबसे अट्रैक्टिव बना रहेगा एफआईआईज के लिए जब भी वो रुख करेंगे इमर्जिंग मार्केट्स का? सोनू, देखिए, इसमें मुझे मेरे अपने अनुमान से कोई शक नहीं है कि भारतीय बाजार बहुत अट्रैक्टिव हैं और रहेंगे आने वाले 10 वर्षों के लिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ फेज में जा रही है और काफी अच्छे ग्रोथ फेज की यहाँ पर उम्मीद है. मे बी 8% जीडीपी ग्रोथ, मे बी मोर देन 8% जीडीपी ग्रोथ इन नेक्स्ट 5 to 10 years. और जो दूसरी इकोनॉमी जिससे हम काफी कॉम्पीट कर रहे थे, चाइना, वहां पर थोड़ा स्लो डाउन आ रहा है. तो एफआईआई यूजुअली ग्रोथ को चेज करते हैं, वो ग्रोथ वाली इकोनॉमीज के पीछे भागते हैं और वहां निवेश करते हैं. तो इसलिए मुझे लगता है कि भारत का ये जो अट्रैक्टिवनेस है ये बनी रहेगी एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years. और इस चर्चा को जारी रखेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि नाक ना जाने आंगन टेढ़ा. सिंपल है छोटे, इन्वेस्टमेंट डांस की तरह है. अगर ध्यान से सोच समझ कर करोगे तो मस्त रहोगे, और अगर लापरवाही की बाजू वाले से भिड़ोगे. ओ, तो ये बात है. हाँ छोटे, इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए और बाजू वाले की नहीं अपनी अकल लगाइए. बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी. मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है. एक चीज पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे, संक्षिप्त सी टिप्पणी. रुपए के लेवल पर 75 को क्रॉस कर गया है, 75.17 है आज. आपको लगता है कि रुपए पर दबाव बना रहेगा?
रुपया देखिए, आपने अभी इसी स्टोरी को पढ़ते हुए बताया था कि जो डॉलर इंडेक्स है वो 96 के आसपास पहुंच गया। और ये जब पेंडेमिक शुरू हुआ था अप्रैल 2020 में, तो तब डॉलर का जो लेवल था वो करीब करीब 97 डॉलर इंडेक्स पहुंच गया था। वहां से फिर वो जैसे इकोनॉमी थोड़ी रिकवर करी थी तो डॉलर इंडेक्स नीचे आया था। हम देख रहे हैं कि वो डॉलर इंडेक्स वापस 96 प्लस पहुंच गया है। तो ये क्लियर बात है कि इस वक्त डॉलर बहुत स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि जो रुपए के प्रदर्शन रहा है वो काफी अच्छा रहा है। एट 75 रुपीज टू द डॉलर विद डॉलर इंडेक्स एट 96, आई थिंक रुपी हैज डन वेरी वेल। देखिए, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं बहुत बड़े हैं, तो हमें वहां से स्ट्रेंथ बहुत आती है, लेकिन कॉम्पिटिटिव रखने के लिए डेफिनेटली रुपए में थोड़ी मामूली गिरावट आ सकती है। हमारा अनुमान ये रहा है कि 74 रुपए से 76 रुपए की रेंज में डॉलर इंडेक्स और डॉलर और रुपया का वो रहेगा एक्सचेंज रेट। आई स्टिल बिलीव इट विल रिमेन इन दैट रेंज। Let's look at some more stories now. Prime Minister Narendra Modi said that India has proved to the world that it is second to none when it comes to adopting technology or innovating around it. He said transformational initiatives under Digital India have opened doors for innovative fintech solutions to be applied in governance. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated Infinity Forum through video conferencing. The event is being hosted by International Financial Services Centres Authority under the aegis of the Government of India in collaboration with Gift City and Bloomberg. Indonesia, South Africa and the UK are partner countries in the first edition of the forum. Highlighting the importance of fintech, Mr. Modi said, fintech has immense opportunities in the country and now it is a time to convert these fintech initiatives into a fintech revolution. He said this revolution will help to achieve financial empowerment of every single citizen of the country. Mr. Modi said fintech is resting on 4 pillars: income, investments, insurance and institutional credit. He said India's digital public infrastructure solutions can improve the lives of citizens around the world. The Prime Minister said mobile payments exceeded ATM cash withdrawals for the first time last year in the country and fully digital banks have become a reality and may become commonplace in less than a decade. उधर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 1,60,000 करोड़ रुपए सीधे ही किसानों के बैंक खातों में भेजे गए हैं। अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। अमेरिका के शेयर बाजारों में कल आई तेजी के बाद एशियाई बाजारों में आज बढ़त का रुख था। जापान का निक्केई 1% के उछाल में रहा। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 0.9% की वृद्धि थी और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.8% की बढ़त पर था। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 0.4% की वृद्धि दर्ज हुई। हालांकि हांगकांग का हैंगसेंग 0.1% की मामूली गिरावट में रहा। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां भी दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक बढ़त का रुख था। लंदन का फुटसी 0.3% की वृद्धि पर था। जर्मनी के डैक्स में 0.2% की बढ़त थी और फ्रांस के कैक में कोई खास बदलाव नहीं हुआ था। Moving on to the US market, the 3 major US stock indices rebounded yesterday, boosted by financial shares and Boeing as rising cases of the new Omicron variant globally continue to drive volatility across markets. The Dow Jones Industrial Average climbed 1.8%, the S&P 500 gained 1.4% and the Nasdaq Composite Index rose 0.8%. Puneet, we've spoken about tapering and the tapering out of the Fed Reserve's buying of the bond purchase program by May, but now we are seeing a bounce back and Omicron variant has also been spoken about. What about Boeing? This is a company that has faced issues with its planes and now with travel being threatened, how do you see aviation stocks performing? So, Arjun, of course, everybody is worried that the new variant will hit this reopening trade. So there was this whole expectation that the economic reopening will lead to increased travel and better prospects for companies engaged in that trade. That might be hit a little bit, but I don't think it is going to set back the industry back to where it was 1 year back in 2020. So my own take is that Boeing is, of course, is taking it a bit hard. But at the same time, with the new airlines coming in India, we have 2 new airlines. Jet Airways, of course, is revamping, and there are news that they are buying more planes. We know Mr. Jhunjhunwala's airline is buying more planes. So clearly, I think the prospects for aircraft makers are still very good. And definitely in the long term, I think they face very little competition. So my own sense is that if they weather the storm in the short term,
they still have very good long-term prospects. सो चीन माफ कीजिएगा अमेरिका ने अपने बॉन्ड बाइंग का तो एक कहें कि काफी ठोस संकेत दिए हैं। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने में आपको क्या लगता है कि अभी क्या सिचुएशन है वहां? देखिए, जो फेडरल चेयरमैन है उन्होंने ये कहा है कि हम जो मई तक हमारा प्रोग्राम था टेपरिंग करके बॉन्ड बाइंग खत्म करने का, वो शायद जल्दी उसको और जल्दी उसको अनवाइंड कर रहे हैं। तो जो हमारा अनुमान था कि 2023 में इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं वो शायद 2022 के एंड में अमेरिका में हम इंटरेस्ट रेट बढ़ने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर इन्फ्लेशन परसिस्ट करता है। और यदि इन्फ्लेशन परसिस्ट नहीं करता ज्यादा तो डेफिनेटली वो फिर 2023 में ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। तो मेरा अनुमान यह है कि 2022 के एंड में या 2023 की शुरुआत में हम अमेरिका में और इंडिया में भी शायद इंटरेस्ट रेट में बढ़ा देख सकते हैं। Let's have a look at the oil market now. In intraday trade, Brent crude was trading around $71.70 per barrel, while WTI crude prices were at $68.40 per barrel. Oil prices today climbed more than 2.5% after OPEC Plus said it would review supply additions ahead of its next scheduled meeting if the Omicron variant dents demand. The prices were still on course for a 6 week of declines. Puneet, we can see the spot market prices are going up after the fall earlier because of the Omicron variant threat. India is buying a great deal of crude from the United States. It has a impact on the retail price and the exchange rate. How do you see the relationship between India and the US, not only in terms of currency, but oil prices at which they're buying it? In fact, Arjun, until about a couple of years back, India did not import any oil from America. And only in the last 2-3 years has India started importing oil from America, and the numbers and the quantity is increasing every year. So clearly, I think India wants to strengthen this relationship with US, and it is part of a larger strategic relationship which is now evolving between the two democracies. And I think both the countries benefit a lot. Of course, American crude oil is cheaper than Middle East crude oil, which is closer to us, and yet it is more expensive. And therefore, I think India's economic interests are better served by buying US crude. उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी के अनुरूप मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी अनुबंध वाला सोना ₹265 महंगा होकर 47,665 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। मार्च अनुबंध वाली चांदी भी ₹120 महंगी होकर 61,240 रुपए प्रति किलो पर थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना तेजी के साथ $1,773.30 प्रति आउंस पर था और चांदी भी वृद्धि दर्ज करती हुई $22.30 प्रति आउंस पर थी। ब्रीफली आपको लगता है कि वॉलेटिलिटी जो इतनी है बाजार में, अनसर्टेनिटी, उसमें सोने के प्राइसेस बढ़ सकते हैं? देखिए, अगर इन्फ्लेशन का जो ट्रेंड है वो मेंटेन होता है तो मुझे लगता है सोने के दाम और बढ़ेंगे, और पहले भी उसमें थोड़ी बढ़ावट देखी है हमने पीछे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुनीत जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks declined more than 1%. Sensex closes below 57,700. Nifty settles below 17,200. Rupee weakens by 18 paise against the US dollar. Major global equity indices log gains and Brent crude prices rise to $71.70 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.